उत्तर प्रदेश बहुत चर्चा है, देश का सबसे बड़ा सूबा। और कहते हैं कि लोकसभा के बाद अगर किसी प्रदेश का चुनाव जिस पर सबकी नज़र रहती है वो उत्तर प्रदेश। क्या होने जा रहा है सर? तो यहाँ पर मैं एक चीज तो ये कह दूं कि इस बार जो चुनाव है वो ऐसा चुनाव नहीं होगा जो एक तरफा हो। तो इस चुनाव में भी जो अखिलेश यादव का जो प्रदर्शन है पहले से बेहतर होगा। स्थितियां इतनी आसान भाजपा के लिए नहीं रहने वाली और कुछ महीनों बाद ये नेतृत्व परिवर्तन यानी कि जो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री आपको बनते हुए दिखेंगे। दिल्ली आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी लॉबी चाहे जितना काम कर ले, उनको दिल्ली आने से नहीं रोक पाएगी। कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए आने वाला समय कठिन है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग भाजपा के अंदर उठेगी। और मुझे लगता है जुलाई 2027 आते आते ही नेतृत्व परिवर्तन हो जाना चाहिए। नेहरू जी और मोदी जी के बाद सबसे समय तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने वाले योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ट्रम्प साहब को क्या हो गया है? लोग बहुत आलोचना कर रहे हैं ट्रम्प साहब की। ट्रम्प को हम आने वाले टाइम में जब हमारे आपके बच्चे जब बड़े होकर पढ़ेंगे तो जैसे हम हिटलर, मुसोलिनी इन सबको पढ़ते हैं, ऐसे ही हम ट्रम्प को पढ़ेंगे, खलनायक। ट्रम्प के बाद जो अगली प्रेसिडेंट बनेंगी वो फीमेल है, डेमोक्रेटिक से है। इनका नाम है अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कार्टेज और निक नेम AOC। एक तरफ तो लोग इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं साहब सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खर्च करो, अपना बचा के रखो पैसा। जो सेविंग्स है अपनी बचा कर रखें। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, केवल इन्वेस्ट करना है तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखें, अपने पास लिक्विडिटी बना कर रखें। जिस दिन ये यूएस का बबल फूटना है, मुझे उसका वेट है और जल्दी वो मुझे फूटता हुआ दिखता है। यूएस की इकोनॉमिकल बबल जिस दिन फूटेगा उस दिन से और ज्यादा क्राइसिस शुरू, क्योंकि ये टोटली आर्टिफिशियल पंप किया जा रहा है। जो बढ़ रहा है मार्केट, चाहे वो ट्रम्प करा रहे हो चाहे कहीं कोई और कर रहा हो, बट ये फूटेगा क्योंकि आप आर्टिफिशियली किसी चीज को एक लिमिट तक ही पंप कर सकते हैं। इनके पास गोल्ड सिल्वर उसको प्रोटेक्ट करके रखे, इनके भी दाम बढ़ने हैं। एक जो नया मेटल है जिसे आने वाले टाइम का क्रूड ऑयल बोला गया वो है कॉपर। कॉपर को लेके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी, थोड़ा सा आपका कई इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। वो टेम्परेचर का रुझान और वर्षा की जो अनियमितता दिखेगी अलग अलग जगह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कई राजनीतिक घटनाएं हैं जिसका प्रिडिक्शन किया जा रहा है अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ रिपीट करेंगे? अखिलेश यादव क्या उनके अच्छे दिन आएंगे? क्या वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? या फिर कोई तीसरा नाम उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है जिनके नामों की चर्चा आने वाले वक्त में हो सकती है? उन पर हम बातचीत करेंगे। देश और दुनिया की बात करेंगे, आखिर अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उस पर हम बातचीत करेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं गोल्ड मत खरीदो और लोग कह रहे हैं कि सोने में इन्वेस्ट करो। तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अंकित अग्निहोत्री जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इनकी प्रोडिक्शन आप देखते आए हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज हमने अपने चैनल पर इनको पहली बार आमंत्रित किया और वो आए। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं नीम करोली बाबा के जयकार के साथ शुरू करूंगा और प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनका जीवन स्वस्थ हो, बेहतर हो। नीम करोली बाबा की असीम कृपा बरसे। कमेंट बॉक्स पर एक बार नीम करोली बाबा की जय जयकार लगाइए और आप पर कृपा आनी शुरू होगी। अब शुरू कर। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। सर, हम चूँकि पॉलिटिक्स की बात से शुरू करेंगे और बाकी देश दुनिया तमाम चीज़ें हम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बहुत सुना है, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छी जाती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश बहुत चर्चा है, देश का सबसे बड़ा सूबा। और कहते हैं कि लोकसभा के बाद अगर किसी प्रदेश का चुनाव जिस पर सबकी नज़र रहती है वो उत्तर प्रदेश। क्या होने जा रहा है सर? देखिए, उत्तर प्रदेश अपने आप में इम्पोर्टेंट है और कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री की जो प्रधानमंत्री की जो गद्दी है उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। जो उत्तर प्रदेश हारा वो दिल्ली में आने में उसको बाधा होती है। 2027 में इलेक्शन है, जहां तक फरवरी मार्च तक आपके नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए दो मुख्य पार्टियां हैं। कांग्रेस का वहाँ पर कोई अभी भी जनाधार नहीं है और एस्ट्रोलॉजिकली भी कांग्रेस अपने रसातल की ओर है। तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुख्य रूप से फाइट है।
तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो ये कह दूँ कि इस बार जो चुनाव है वो ऐसा चुनाव नहीं होगा जो एक तरफा हो। जैसे हमने देखा बंगाल में या यूपी में, हमने एक टाइम देखा था शायद 2022 या 17 का चुनाव था, 330+ सीटें के आसपास चली गई थी। पिछले बार वाले चुनाव में 22 में अखिलेश यादव ने अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सुधार ली थी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आए हैं। तो इस चुनाव में भी जो अखिलेश यादव का जो प्रदर्शन है पहले से बेहतर होगा। स्थितियां इतनी आसान भाजपा के लिए नहीं रहने वाली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंततः भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये नहीं है कि सरकार कौन बना रहा है, भाजपा सरकार बनाएगी ये निश्चित है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जैसे ही भाजपा सरकार बनाएगी वहाँ से कुछ महीनों बाद वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होगा, और ये मैं लगातार बोल भी रहा हूँ। और कुछ महीनों बाद ये नेतृत्व परिवर्तन यानी कि जो योगी जी हैं वो यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अच्छा। और वहाँ पर एक नया नाम आएगा। योगी जी के लिए जो जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं वो अलग दरवाजे दिखा रही है, अलग रास्ता खोज रही है। तो योगी जी उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर अग्रसर होंगे और उनके स्थान पर, यानी या यूँ भी कहे कि तीसरा कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि मैं इसको अगर कुछ महीनों का ही कार्यकाल बोलूँ योगी आदित्यनाथ का यूपी में, तो ये कुछ महीनों का ही रहेगा। यहाँ पर आपके जो दूसरा नाम जिनका चार्ट हमने स्टडी किया है, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री आपको बनते हुए दिखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप? ब्रेकिंग नहीं होता, ये डेस्टिनी की देखिए अपनी प्लानिंग होती, कहा जाता है समय की अपनी योजनाएं होती हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर है उसके अंदर थोड़ा सा इतना ज्ञान आ सकता है कि उन योजनाओं को भांप सके। तो ये योजनाएं तय हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सुनिश्चित कार्य है। योगी जी के लिए मुझे लगता है, और मैं इसको ठोक बजा के कहूँगा, मेरी सबसे पहली प्रेडिक्शन थी 2024 में कि योगी जी दिल्ली आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके टाइम में जो सनातन है, हिंदुत्व है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। तो योगी जी का जो यूपी में समय था वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। काफ़ी पिछले समय से वो काफ़ी चीज़ों में फंस भी रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। कोई भी लॉबी चाहे जितना काम कर ले, उनको दिल्ली आने से नहीं रोक पाएगी, चाहे गुजरात लॉबी हो, राजस्थान लॉबी, जैसा न्यूज़ वाले बोलते रहते हैं। ठीक बात है, और तो वो हर पार्टी में होता है। तो मैं एकदम क्लियर कर दूं, मैं कोई लॉबी को नहीं जानता, मैं प्लानिटरी पोजीशंस को जानता हूं। सिंह लगन की कुंडली है उनकी, और उस कुंडली में जो पोजीशन या दशा चल रही है वीनस की चल रही है। अच्छा। वीनस उनकी कुंडली में 10th लॉर्ड है, और ये दशाएं लगातार बेहतर होती जाए। कुंडली में जो दशम भाव होता है सत्ता का, प्रधानमंत्री पद का, वहाँ पर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में डायरेक्शनल फोर्स लेके बैठा है। मतलब अगर हम इसको डेप्थ में जाएं, D60 जैसे चार्ट, सस्टियांस जैसे चार्ट को पढ़े, तो ये सामान्य व्यक्तियों की कुंडली नहीं दिखती। ये ऐसे व्यक्तियों की कुंडली दिखती है जो कई बार विशेष प्रायोजन के साथ जन्म लेते हैं। और इनका जो प्रायोजन है, जैसे मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में नीच भंग राजयोग है, 27 तक मंगल की दशा चल रही है। मंगल उनके लिए बहुत बढ़िया थे, मंगल 27 में खत्म हो रहे हैं दिसंबर के आसपास। उसके बाद राहु की दशा आएगी, राहु 12th हाउस के साथ कनेक्टेड है, और 12th हाउस रिटायरमेंट को दिखाता है, लेकिन राहु इस रिटायरमेंट को ग्रेसफुल करेगा। अच्छा। मोदी जी को रिटायरमेंट ये करेगा, पॉलिटिकल इम्यूनिटीज लेना चाहेंगे, वो राष्ट्रपति की तरफ जाएंगे। और उसका कारण भी होगा कि जो भाजपा के अंदर अंतर कलह बढ़ेगा, केंद्रीय स्तर पर भी। और कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए आने वाला समय कठिन है, देश काल पात्र के हिसाब से, चाहे आर्थिक नीतियां हो, इकोनॉमिकल क्राइसिस का मैंने आपको बता ही दिया था, और मेरे वीडियोस में भी है कि हम 1929 से बड़े द ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए उसका असर भी आएगा, जनता उसको फील कर रही है, रिसेशन क्राइसिस, जॉब क्राइसिस, कुल मिला के एक माहौल और नेतृत्व परिवर्तन की मांग भाजपा के अंदर उठेगी। अच्छा। और मुझे लगता है जुलाई 2027 आते आते ही नेतृत्व परिवर्तन हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव भी हैं जुलाई में। हाँ जी। द्रौपदी मुर्मू जी के बाद जो अगली राष्ट्रपति है, ये मुझे मोदी जी ही दिखते हैं, और वहाँ से इनका जो सफ़र है योगी जी का, दिल्ली आता हुआ है। अब मैं पहले एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं जी। मुझे ये बताइए कि 27 का चुनाव होगा, और आप ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी शपथ योगी आदित्यनाथ ही लेंगे मुख्यमंत्री का, लेकिन उनका कार्यकाल बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह अचानक ही आप न्यूज़ में देखेंगे कि गहमा गहमी हो रही है लखनऊ में। हाँ। और योगी जी को दिल्ली जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ओके। आपने एकदम देखा था ना, मुझे याद है वो दिन मैंने ही कहा था कि नीतीश कुमार अपने लास्ट चुनाव लड़ रहे हैं, उनका राजनीतिक भविष्य धूमिल हो चुका है।
प्रेडिक्शंस में कई बार देश काल परिस्थितियां करती हैं, और मैंने ये बहुत पहले कहा था, किसी वजह से बन भी गए हैं तो प्रारब्ध की जो अपनी योजनाएं हैं उनमें आप ज़्यादा छेड़छाड़ कर नहीं सकते। 4 मार्च के आसपास दोपहर से एक न्यूज़ चलनी शुरू हो जाती है, होली के आसपास इसी साल, जी बिल्कुल। और अचानक पूरा अगले अचानक 24 घंटे में कायाकल्प हो जाता है, तो ऐसा ही कायाकल्प होगा। ओके, अब ये बताइए कि अखिलेश यादव जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात अखिलेश यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि 2024 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें तो कोई दो राय नहीं, आंकड़े बताते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई लोकसभा का असर विधानसभा पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। उस सिनेरियो से आप क्या देख रहे हैं? उस सिनेरियो से मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी टफ फाइट देंगे। इतना आसान नहीं होगा यूपी में बीजेपी को जीतना, जितना भी जैसे बंगाल में एक तरफा आप जीत गए, ठीक है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होगा। टफ फाइट, पिछली बार शायद अगर 138 सीटें रही थी तो ये बढ़ेंगी, ये हो सकता है 170 तक चली जाए। एक टफ फाइट, लेकिन सत्ता से थोड़ी सी दूरी अभी बनी रहेगी, ठीक है, लेकिन ये सत्ता में आएंगे। एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि 27 के बाद जब भी इलेक्शन होगा यूपी का, अखिलेश रिपीट होंगे। उनकी जो दशाएं हैं उसी क्रम में शुरू हो चुकी हैं, और यूपी का मुख्यमंत्री वो बनेंगे। और मुझे लगता है 27 वाला इलेक्शन में तो नहीं बन रहे, डेफिनेटली नहीं बन रहे। 5 साल बाद जब भी इसके इलेक्शन होगा, अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी कुंडली मजबूत है, इतनी हल्की कुंडली नहीं है। 2032 में, हाँ 32 में, और अभी जो लोकसभा इलेक्शन होने हैं 29 में, यहाँ पर भी उनका प्रदर्शन आपको सुधरता हुआ दिखेगा। अच्छा। ठीक है, तो अखिलेश एक, मैं कहूँ कि राजनीतिक उन्नति की ओर अग्रसर है, और वो अग्रसरता उनको एक बार एक समय में कहूँगा, अगर मैं विपक्ष के जितने नेता देखता हूँ, केजरीवाल का तो डाउनफॉल मैंने स्टार्ट बता दिया था दिसंबर 2024 में, अखिलेश का मैं राइज देखता हूँ। अच्छा। आज से यहाँ से अच्छा। अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाएंगे, चाहे मजबूत विपक्ष के रूप में, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता पर काबिज होंगे। ऐसा नहीं हो गया कि उनके लिए वनवास की स्थिति है। ये स्ट्रॉन्ग कुंडली अभी जितने आपको दिख रहे हैं उनमें अखिलेश यादव विपक्ष में राहुल गांधी से ज़्यादा मजबूत कुंडली अखिलेश यादव की है। नहीं, लोग इस तरह की बातें भी करते हैं सर, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स है, उसके हिसाब से आप मुझे बताइए कितना सही वो डायरेक्शन था कि भाई अखिलेश यादव अगर जहाँ पर विपक्ष की सरकार बन रही होती, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर केंद्र में बन रही होती, तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार थे। क्या इतनी स्ट्रॉन्ग कुंडली है उनकी? देखिए, प्रधानमंत्री बन सकते, भविष्य में किसी भी हम परिकल्पनाओं को नहीं नकार सकते, अभी उनकी उम्र भी बहुत है, लेकिन फिलहाल जो प्रधानमंत्री का पद है ये मुझे योगी जी के नेतृत्व में लंबे समय तक दिखता है। तो योगी जी का जब कार्यकाल समाप्त हो, 2-3-4 कार्यकाल अपने पूरे कर ले, और मैंने कहा था नेहरू जी और मोदी जी के बाद सबसे समय तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने वाले योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। बड़ी प्रेडिक्शन है ये, बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन, बिल्कुल, और ये बहुत पुरानी भी है। अब तो देखिए, अब हम अपनी प्रेडिक्शंस को कॉपीराइट नहीं करा सकते, क्योंकि ये एक इसमें इशू रहता है, क्योंकि अगर कॉपीराइट करा दे तो फिर बाकी लोग, लेकिन कई लोग इसको वर्ड टू वर्ड भी कॉपी करते हैं, और ये भी बहुत पुरानी प्रेडिक्शंस है, और मैं इस पर बिल्कुल कायम हूँ। मैं कभी भी अपनी प्रेडिक्शन बदलता नहीं हूँ। अच्छा। ये मेरी खासियत है। अगर जो मैंने बोल दिया है तो माँ सरस्वती की कृपा है, माँ नीम करोली बाबा की कृपा है, वो चीज़ देर सवेर होती जरूर है। अब आ जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है? बिल्कुल, योगी जी के हटते ही जो अगली जो स्ट्रॉन्ग कुंडली है हमारे पास, वो केशव प्रसाद मौर्य जी की है, और इस समय उनकी योग कारक दशाएं भी चल रही है, लेकिन अभी योगी जी का वहाँ पर प्रभाव है। उनके बाद जो नेक्स्ट जो सीएम है केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, और ये निश्चित है। ये निश्चित है। राहुल गांधी के लिए आपने देखा उनकी कुंडली? हमने कांग्रेस की कुंडली देखी है जो 1979 में बनती है, उस कुंडली के हिसाब से जो उनकी दशाएं हैं, और हमने बहुत अलग अलग जगह बताया है। एक प्रेडिक्शन भी हमने की है, हालांकि प्रेडिक्शन कल बीजेपी ने कर दी है कि कांग्रेस में 2 फाड़ होगी, और ये प्रेडिक्शन मैंने इससे 4 महीने पहले कर दी थी। उन्होंने तो शायद कुछ किसी और वजह से की होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेडिक्शन की कि 1 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो उन्होंने उसके जवाब में शायद दिया हुआ कि 1 साल के अंदर कांग्रेस में 2 फाड़ हो जाएंगे। लेकिन हमने एस्ट्रोलॉजिकली पूरा डिटेल्ड में अपना एक वीडियो बनाया था, और पूरा बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी में विभाजन होगा, गांधी परिवार के हाथ से जो पंजे का सिंबल है वो छिनेगा, ठीक उसी तरीके से जैसे ठाकरे के साथ आपका शिवसेना का सिंबल छिना, शरद पवार जो एनसीपी के हैं उनके साथ सिंबल छिना। आप कांग्रेस में 2 फाड़ निश्चित देखेंगे,
और देखिए कांग्रेस पार्टी में क्या है कि जब तक राहुल गांधी का प्रभाव रहेगा पार्टी ग्रो नहीं कर पाएगी। और हमने ये बहुत डिटेल्ड में कहा है कि जैसे ही इसमें पंजे का जो चिन्ह है और कांग्रेस पार्टी ट्रांसफर होगी राहुल गांधी से किसी अलग ग्रुप की तरफ, वहां पर ये पार्टी फिर से धीमे धीमे ग्रो करना शुरू करेगी। राहुल गांधी का देखिए मुझे पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत अच्छा तो नहीं दिखता है कि वो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल पाए। मैंने तो एक एडवाइस भी की थी, अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति सुन रहा है और वो चाहता है कि कांग्रेस अपना प्रदर्शन करे तो गांधी परिवार से मुक्त करना पड़ेगा। हालांकि कठिन काम है, लेकिन गांधी परिवार से जब तक कांग्रेस मुक्त नहीं है वहाँ पर राजनीतिक रूप से कोई मुझे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसके पीछे का कोई खास कारण है? खास कारण है कि जो राहुल गांधी की कुंडली वो खुद की इतनी स्ट्रांग नहीं है और कांग्रेस का भी समय खराब चल रहा है कुंडली के अकॉर्डिंग। तो कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा जुड़े जो उस पार्टी में सपोर्ट कर पाए या उसको ऊपर ले जाए। तो मेरा यही दिखता है कि जब राहुल गांधी रसातल में जा रहे हैं और कोई उनका राजनीतिक भविष्य मुझे बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, तो उनको कम से कम कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। अब ये फोर्सफुली होगा तो उनको तकलीफ होगी, अगर फोर्सफुली नहीं होगा तो आसान है, हट जाएं। बट अगर नहीं हटते तो मैं प्रेडिक्शन कर दूं कि जो पंजा है वो गांधी परिवार से छिन जाएगा। कांग्रेस में विभाजन होगा। प्रियंका गांधी की बड़ी चर्चा करते हैं लोग जी कि भाई अगर उनके हाथ में कमान मिल जाए तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कंपेयर देन टू बेटर है प्रियंका गांधी की कुंडली, लेकिन मुझे लगता है शायद उनकी जनता को लेकर उतनी स्वीकार्यता नहीं है। मेरा तो यही मन है कि गांधी परिवार से जब तक ये पूरा सिंबल या जो भी बना हुआ हटेगा नहीं तब तक कांग्रेस ग्रो नहीं करेगी। ये तो मेरी पर्सनल वो है और प्रेडिक्शन मेरी है कि वो हट जाएगा। पंजा या जो हाथ का चिन्ह है वो गांधी परिवार से हटके एक नई कांग्रेस बनेगी। जैसे कांग्रेस में हम देखते हैं, चाहे वो आज़ादी से पहले हो, चाहे वो सीताराम मैया के टाइम गांधी जी हों और सुभाष का हो गया हो तब डिस्प्यूट हो गए। तो कांग्रेस की जो स्थापना एओ ह्यूम ने की थी वहाँ डिस्प्यूट होते रहते हैं। उसके बाद फिर कामराज या जो कामरेड्स थे 1979 में इंदिरा गांधी के साथ उनका डिस्प्यूट हुआ, कांग्रेस आई बना दी हमने 1979 में, ठीक है। तो ये जो वर्ष है 2027 ये कांग्रेस को एक नए उसमें ले जाएगा और हमने देखा है। और ये कोई बहुत चमत्कारी बात नहीं है। अगर हम पूछे शरद पवार के बिना एनसीपी तो हम देख रहे हैं ठीक काम कर रही है। हम बात करें ठाकरे के बिना शिवसेना, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये चीज़ें होती है। तो हम बात करेंगे गांधी के बिना कांग्रेस अच्छा काम करेगी। फ्यूचर अच्छा है यहाँ से, लेकिन निकलना चाहिए इनको। जो पड़े हुए हैं जिस माया जाल में ये गांधी परिवार के, वहाँ से निकलना चाहिए। ये परिवार ऑलरेडी श्रापित भी है, थोड़ा सा। जैसे कि करपात्री महाराज वाला आपको प्रकरण पता है, साधुओं पर निहत्थे साधुओं पर गौहत्या करना तो श्रापित है। तो वो श्राप का एक इम्पैक्ट ये है कि अकाल मृत्यु होना, इनका दाम्पत्य जीवन किसी का बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होना, ठीक है, जो भी गांधी परिवार के जो डायरेक्ट ब्लड में आते हैं। और ये जो श्राप है और ज़्यादा बढ़ रहा है इन पर धीमे धीमे। तो कहते हैं कि सनातन और साधु संतों की श्राप आप मत लीजिए। आप अगर उनके लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए। ठीक है सर, थोड़ा दुनिया की बात कर लेते हैं। जी, ट्रम्प साहब को क्या हो गया है? लोग बहुत आलोचना कर रहे हैं ट्रम्प साहब की कि भाई कैसे फैसले ले रहे हैं, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, चाहे वो युद्ध का मामला हो। यहाँ तक कि हमने देखा है सुबह कुछ बोला शाम को कुछ और बोलने लग रहे हैं। तो उनकी कुंडली आपने देखी है? बिल्कुल। देखो, मैं आपसे जब बात करता हूँ मैं हमेशा चार्ट बोल देता हूँ, कम से कम तो बोल ही दूँ जिससे थोड़ा बहुत आदमी समझ जाए। बाकी सब्जेक्ट टू डिटेल्ड एनालिसिस होता है। सिंह लगन की कुंडली है और देखिए मन का कारक क्या होता है, आपका मन हो चाहे मेरा मन हो। चंद्रमा जिसका स्थिर है राहु केतु एक्सेस में D1 में, नवमांश में भी सेम पोजीशन रिपीट कर रहा है। दशम भाव में सूर्य पीड़ित है। मुझे याद है एक पॉडकास्ट है मेरा मई 2024 का, जहाँ पर मैंने बोला था डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और उस टाइम कोई बोल ही नहीं सकता था क्योंकि एक सेक्स स्कैंडल में फंस गए थे। उनके तो उम्मीदवारी के ही लाले पड़ गए थे, जीतना तो धूड़। मैंने कहा नहीं, ये जीतेगा व्यक्ति। उसी पॉडकास्ट में ही मैंने अगली लाइन बोली थी 10 सेकंड बाद कि जब जीत जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में ये तबाही मचाएंगे। उन्होंने वो तबाही मचानी शुरू कर दी। अस्थिर मन है, विचारों में कोई स्थिरता नहीं है। आज जो सोचा वो कल नहीं करना, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रम्प का जो कुंडली का चार्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, अभी देखो शांति वार्ता चल रही थी, आज ही मैंने सुना है कि ईरान का कोई जो होर्मुज के पास जगह है वहाँ पर उन्होंने फिर से अटैक कर दिया। तो देखिए जब तक ट्रम्प हैं ये बदमाशी करते रहेंगे। फिलहाल इन पर मिड टर्म इलेक्शन होने नवंबर में 2026 में, वहाँ पर इनको थोड़ी सी लगाम कसी जाएगी क्योंकि सीनेट
और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हर 2 साल में इलेक्शंस होते रहते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी लगाम जरूर कसी जाएगी। हो सकता है इम्पीचमेंट जैसी चीज़ें भी आएँ, महाभियोग जैसी भी चीज़ें लाएँ इनके खिलाफ, लेकिन फिर भी 2028 तक पद में डटे रहेंगे और इसी तरीके से तबाही मचाते रहेंगे। अमेरिका में इकोनॉमिकल क्राइसिस मुझे दिखते हैं। देखिए, अच्छा। जितने भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आज तक हुए उनकी शुरुआत या जो चीज़ें हुई हैं अमेरिका से हुई है। चाहे 1929 द ग्रेट डिप्रेशन, लोगों ने कर्ज लिए, शेयर मार्केट में लिए, और फिर आया ब्लैक ट्यूसडे 29 अक्टूबर 1929, क्रैश हो गया मार्केट, लोग पैसे नहीं दे पाए, पूरी इकोनॉमी यूएस की खराब हो गई, 25% लोग को नॉन एम्प्लॉयमेंट में चले गए। 2008 लेमैन ब्रदर्स क्राइसिस, वही बैंकिंग क्राइसिस। अभी भी आप देखो पूरी दुनिया क्राइसिस में, आप यूएस मार्केट देखो बढ़ रहा है, उसको आर्टिफिशियली पंप किया जा रहा है, ठीक है, उसको छिपाया जा रहा है, ये बबल फूटेगा। जिस दिन भी ये बबल फूटेगा वहीं से इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू हो जाएंगे और पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा चारों तरफ। और ट्रम्प के लिए मैंने ये बात कही थी, हालांकि मैं हमेशा बोलूँगा, बार बार बोल रहा हूँ, ये सब कॉपी हो चुके हैं, तो मुझे बताना पड़ता है कि मैं 2024 में बोल चुका हूँ, आप जाके, और मैं जब बोलता हूँ तो मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत पहले कहा था, मैं कहता हूँ उसका डिजिटल प्रूफ है कि आप 2024 में जाके देखिए। उसी टाइम मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट के लास्ट प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि यूनाइटेड का जो टैग है वो हट जाएगा, कुछ स्टेट निकल जाएंगे। अच्छा। जैसे यूएसएसआर था, ठीक है, 1991 में वो डिवाइड हो गया, क्रीमिया, यूक्रेन और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर यही होगा कि कुछ स्टेट हैं वहाँ पर, एक स्टेट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो फ्रांस पे लीज पे ली गई थी, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आंदोलन चल रहा है कि हम अब लीज खत्म हो गई, हम अलग होना चाह रहे हैं। तो ऐसी 2-3 स्टेट और हैं जो अब नहीं रहना चाहती है। तो ये होगा, 2-3 स्टेट खराब होंगे। मतलब यही है कि ट्रम्प को हम आने वाले टाइम में, जब हमारे आपके बच्चे जब बड़े होंगे, पढ़ेंगे, तो जैसे हम हिटलर, मुसोलिनी इन सबको पढ़ते हैं, ऐसे ही हम ट्रम्प को पढ़ेंगे, खलनायक। तो ये खलनायक की उपस्थिति में है। सही बात है। लोग अब ये चर्चा भी कर रहे हैं कि ये ट्रम्प ने पूरी दुनिया को जो है परेशान करके रखा हुआ है। उसका देखिए कारण होता है कि यूएस लीड कर रहा है। यूएस की भी कुंडली मेरे पास है, और ये सर आदरणीय के एन राव सर ने बना के रखी हुई थी। तो इस कुंडली में भी सिंह लगन की कुंडली है, 11वां भाव बहुत इम्पैक्ट है, लाभ का भाव, तो हमेशा वो लाभ की स्थिति में रहता है, प्रॉफिट की स्थिति में रहता है। अब ट्रम्प के बाद कौन? ये भी रिलीज हो चुका है, मैं नाम बोल रहा हूँ, पहली बार आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, हालांकि मेरे चैनल से तो जा चुका है। ट्रम्प के बाद जो अगली प्रेसिडेंट बनेंगी वो फीमेल है, डेमोक्रेटिक से है, इनका नाम है अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कार्टेज और निक नेम AOC, और ये बनेंगी, इसको आप नोट कर लीजिए। आज क्या तारीख है? आज जो भी तारीख है, मई में हम बैठे हैं, 26 तारीख है, 26 मई 2026 को बैठे हैं। 3 साल पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कि अब इसको कॉपी करके अलग अलग जगह सुनेंगे लोग, बदल बदल के बोलेंगे कि अगली प्रेसिडेंट फीमेल होगी, डेमोक्रेटिक होगी, कुछ नाम भी कॉपी कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास ये पहली इन्फॉर्मेशन आपके पॉडकास्ट में, AOC विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। कुछ दैवीय आदेश होते हैं और जो इस लाइन में होते हैं, हमने चार्ट पढ़ लिया, डिटेल्ड एनालिसिस इसको देखना है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे उन्हीं कॉम्बिनेशंस को बताने में। तो डिटेल्ड उनका चार्ट भी हमने शेयर किया है, और क्यों बनेंगी वो भी कारण दिए, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। बाकी समय बड़ा बलवान है, वो अपने आप आपको सत्य दिखाएगा। ठीक है सर, इस पर भी हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, और इस वीडियो को मैं बहुत संभाल के रखूँगा। बिल्कुल, जब ये सच होता हुआ दिखाई देगा तो एक बार फिर से मैं रिलीज़ करूँगा और दुनिया को बताएंगे कि आपने आज के दिन ये भविष्यवाणी कर दी थी। आपने जो सेव करने की बात की है, तो जब मैंने बोला था ममता बनर्जी अपना आखिरी चुनाव लड़ रही हैं, वो बंगाल की राजनीति, केंद्र की राजनीति, ओवरऑल राजनीति एंड एक बीमारी और खतरनाक डिसीज उनको दिखती है, पॉलिटिकल कैरियर खत्म, ये बोला था जनवरी 2025 में। उसके भाई साहब बंगाल से इतनी भर भर के गालियां आई और यही लाइन बोली थी, इस वीडियो को हम सेव करके रखा है। वो कमेंट में आता है, दीदी नहीं बनेगा तब आएगा। अभी तो मेरा कैलकाटा कभी ऑफिस नहीं रहा, नहीं तो अटैक भी कर देते। तो TMC के लोगों ने हमारे स्टाफ को थ्रेटन किया, गालियां दी, अच्छा, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए और किए। तो हम जो बोलते हैं वो कैलकुलेशन के साथ बोलते हैं, बिना किसी राग और द्वेष के साथ। हमें क्या बोलना है, जो दिख रहा है वो बोल देना है, और जो नहीं है उसको बताना है। ममता दीदी का जिक्र किया आपने, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उनके जेल योग है उनकी कुंडली में। देखिए, जेल योग तो अभी हम इसको बोल सकते हैं पॉलिटिकल रीजन से हो सकता है, वैसे मुझे जेल योग नहीं दिखता है, ठीक है। मुझे उनका जो ज़्यादा दिखता है वो बीमारी का दिखता है, किसी गंभीर बीमारी की वजह से बेड रिटर्न हो जाना, या फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से उनका रिटायरमेंट लेगा। थोड़ी धीरे धीरे वो साइड होती चली जाएगी, हो चुकी है। हाँ,
चुनाव हारने के बाद, ठीक है, वहाँ से खबरें भी बहुत सारी आ रही हैं। सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लोग बहुत कहते हैं कि भाई इन्वेस्ट कैसे करें। जी। अब एक तरफ तो लोग इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं साहब सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खर्च करो, अपना बचा के रखो पैसा। तीसरी तरफ क्या लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हमारे देश में भी मंदी आ चुकी है, क्या देश दुनिया में मंदी आ चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, डेफिनेटली जो देश का प्रधान है हमें उसकी बात माननी चाहिए। देश इस समय एक बड़े आर्थिक मंदी की ओर जा चुका है। उसका असर हम लोगों को दिखना भी शुरू हो गया है, आने वाले समय में और दिखेगा। तो जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनका फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन करें हम। जो सेविंग्स हैं अपनी बचा कर रखें, यानी कि जो ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे सपोज आपको प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, केवल इन्वेस्ट करना है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखें, अपने पास लिक्विडिटी बना कर रखें। ठीक है। और दूसरा, सरकार का पूरा सहयोग करें। मैं बिल्कुल कहूँगा जो मोदी जी ने कहा है, जो फॉरेक्स हमारा बाहर जाता है गोल्ड खरीदने में, मजबूरी में उनको सिल्वर इंपोर्ट बैन भी करना पड़ा, गोल्ड भी इंपोर्ट बैन कर देंगे अगर लोग नहीं मानेंगे। क्राइसिस है तो हमें इसको मानना चाहिए। हाँ, वैसे अगर आप फ्यूचर पूछें तो शेयर मार्केट बड़ा वॉलेटाइल और ये डाउन ट्रेंड में है। अच्छा। ये वापस आपको 50-55 हज़ार सेंसेक्स आता हुआ दिखेगा अगले 1 साल के भीतर भीतर। ठीक है। यहाँ पर हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में, हम नहीं है, पूरी दुनिया है देखो, और उसका कारण हम नहीं है, उसका कारण ट्रम्प है। और जिस दिन ये यूएस का बबल फूटना है, मुझे उसका वेट है और जल्दी वो मुझे फूटता हुआ दिखता है। यूएस की इकोनॉमिकल बबल जिस दिन फूटेगा उस दिन तो बड़ी उस दिन से और ज़्यादा क्राइसिस शुरू, क्योंकि ये टोटली आर्टिफिशियल पंप किया जा रहा है। जो बढ़ रहा है मार्केट, चाहे वो ट्रम्प करा रहे हो, चाहे कहीं कोई और कर रहा हो, बट ये फूटेगा, क्योंकि आप आर्टिफिशियली किसी चीज़ को एक लिमिट तक ही पंप कर सकते हैं। और ये अगर इस ईयर तक फूट जाता है, इस ईयर एंड तक ये बबल, तो ये इकोनॉमिकल क्राइसिस और लंबा चलेगा। तब तो सर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा भाई। अगर मैं बात करूँ शेयर मार्केट की, जी। जिन लोगों ने सोना खरीद के भी रखा होगा तो उनका क्या होगा? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लोग करें तो करें क्या? अभी भाई बहुत इन्वेस्टमेंट के प्लान लोग तैयार कर रहे हैं कि भाई ज़मीन खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। देखिए, रियल इस्टेट का मैं बता ही चुका हूँ, ये बबल भी फूट रहा है। अक्टूबर तक आपको यहाँ पर भी रेट कम मिलेंगे आज के रेट से। ठीक है। अच्छा। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म से बचना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि कोविड के टाइम में भी शेयर मार्केट नीचे गया था, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, ये वापस से खड़ा होगा 1-2 साल में। ठीक है। और 1 लाख पार निकलेगा बहुत तेज़ी के साथ। तो जिनके पास फंड है वो लिक्विडिटी बचा के रखे, जब मार्केट क्रैश करे हर लेवल पे 5000 टूटे उससे नीचे, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करते जाएं लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ। यानी कि उनके पास 2028-29 की अप्रोच है कि आज मैंने इसको लगा दिया है, तो ये आपका डेफिनेटली जब सेंसेक्स 1 लाख पार जाएगा दोबारा 50,000 से ऊपर बढ़ के, तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। जिनके पास गोल्ड सिल्वर, उसको प्रोटेक्ट करके रखे, इनके भी दाम बढ़ने हैं। एक जो नया मेटल है जिसे आने वाले टाइम का क्रूड ऑयल बोला गया, वो है कॉपर। तो कॉपर को लेके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर बस मैं कहूँगा कि जहाँ पर जो है वो अपनी पोजीशनिंग प्रोटेक्ट करके रखें। समय कठिन है, और जब घर का मुखिया कह रहा है, और कितनी बार आपको आगाह चेता कर चुका है, और मोदी जी की पहले आग्रह करते हैं फिर आदेश करते हैं। तो उनका एक ट्रेंड हमने हमेशा देखा है। आग्रह तो हो गया है, तो आग्रह वो प्यार से 1-2 बार देखो आप लोगों से कर चुके हैं। सिल्वर पे उन्होंने आदेश भी दे दिया है, और भी आदेश वो दे देंगे। तो क्रूड ऑयल, ये सारे संकट हमें दिखते हैं और पूरे विश्व में दिक्कत है। तो हमने ये कहा ही था कि यहाँ पर क्राइसिस है, यहाँ पर आने वाले टाइम में पेट्रोल में, डीजल में कैपिंग हो सकती है, लाइसेंसिंग हो सकती है, कि जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को ये प्रोवाइड किए जाएं। वर्क फ्रॉम होम, एनर्जी लॉकडाउन, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, और ये मुझे लगता है होंगी। जब आप नहीं मानेंगे प्रेम पूर्वक, तो फिर अगला आदेश यही है कि देखिए देश पर जो बैठा है, जिस पर जिम्मेदारी है, तो एनर्जी लॉकडाउन जहाँ पर नेसेसरी ना हो, आप घर पे बैठ के काम करें। पेट्रोल और जो डीजल है, इनका तो कैपिंग मुझे ज़रूर दिखती है कि इसको एक लिमिटेड वे में, या फिर जो भी आपकी जैसे कोविड के टाइम में थी, जो भी मेडिकल इमरजेंसीज हैं, जो भी आपके लॉजिस्टिक वाहन हैं, उन्हीं को दिया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्राइसिस है, और देखिए जीवन में संकट आना जाना एक सामान्य बात है, तो इसको हमें माननी चाहिए बात। मैं तो ये कहूँगा माननी चाहिए। समय कठिन है। अंकित जी, आप मुझे एक चीज़ और बताइए, देश में और भी कोई आपको पॉलिटिकल चेंजेस दिख रहे हैं? हाँ, अभी मैंने प्रिडिक्शन मेरी आउट हुई है, भजन लाल शर्मा का जो नेतृत्व परिवर्तन ये यहाँ पर होगा। डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 जगह आपको स्टेट में चेंजेस दिखेंगे। हाँ। और ये चेंजेस आपको जल्दी दिखेंगे, कर्नाटका में
और एक आपको यहाँ पर कर्नाटका में नेतृत्व परिवर्तन होगा, एक ये आपका राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होगा। बिल्कुल। और रेखा की भी लोग बड़े ये भी कर चुका हूँ, ये तो बहुत पुरानी हो गई है। मैंने कहा था ये अपना तीसरा कार्यकाल यानी कि तीसरा साल पूरा नहीं कर पाएंगी। शपथ ग्रहण कुंडली के अकॉर्डिंग जो स्थिति है लग्न की वो वीक है, अष्टम भाव ज़्यादा बली है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और जब जब देखो अष्टम भाव बली होता है, मैं उसको कंपेयर करके बता सकता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिस टाइम शपथ ग्रहण लिया था, ये भी मैंने, मुझे डेटा भी इस टाइम याद नहीं आ रहा, बट मैं इसको अपने वीडियोस में डाल चुका हूँ, तो वहाँ पर भी अष्टम भाव लग्न से बली हो गया था। कारण चाहे कोई भी बने, व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को आपने देखा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हमने जो अध्ययन किया है शपथ ग्रहण कुंडली, जिसमें हम मंडेन में जो यूज़ करते हैं पंच नाड़ी चक्र, मैं टूल भी आपको बता रहा हूँ, सिंहासन चक्र, तो उसमें जो सूर्य है वो ऊंची नाड़ियों में होना चाहिए, सिंह या सिंहासन में। तो यहाँ पर सूर्य और जो चंद्रमा है जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं नीचे आसन नाड़ी में, तो ये एक अच्छी पोजीशनिंग को इंडिकेट नहीं करता। प्लस इंडिविजुअल भी चीज़ें उनके चार्ट्स में चेंजेस को इंडिकेट करती हैं। तो रेखा गुप्ता जी को तो बहुत पुराना हो गया है, बट लेटेस्ट आप अभी देखेंगे यहाँ पर भजनलाल शर्मा और कर्नाटका में नेतृत्व परिवर्तन। ठीक है, तो अब दिल्ली में फिर क्या केजरीवाल जी का कुछ अच्छा समय आएगा? देखिए, मैंने नेतृत्व परिवर्तन का, हाँ, वो मैं समझ गया। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। हाँ। केजरीवाल जी के लिए 29 तक का समय कठिन है। कुंडली पर हम आते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो चीज़ बोली जाएगी, और मेरी तो, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैं कोई भी प्रेडिक्शन जब तक पढ़ाने वाले स्टाइल में ना बता पाऊँ, मैं कहीं नहीं पाता। अच्छा है, दर्शकों को भी समझ में आता है। केजरीवाल जी की सिंह लगन की कुंडली थी, षष्ठेश शनि नीच होकर नवम में 12th लॉर्ड चंद्रमा के साथ बैठे। जैसे ही शनि की दशा आई, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन उनके साथ लगा, जेल चले गए। तो उन्हें जितना मजा लूटना था वो बृहस्पति की दशा में लूट चुके हैं। बृहस्पति बहुत अच्छा था उनका, ठीक है, 16 साल रहा। 2024 से शनि ने, जो कि कर्मफल दाता है, कि जो भी आपका छल कपट प्रपंच या जो भी आपने अपने कमिटमेंट पूरे नहीं किए, अब सजा देने का टाइम आया। जो भी आपने गलत किया है, तो 12वां भाव जेल, आइसोलेशन, हाउस ऑफ आइसोलेशन बोलते हैं 12th हाउस को, वो कनेक्ट हुआ शनि के साथ 9th में, दशा आई, जेल गए। तो अभी देखिए शनि में, शनि का समय भी चल रहा है, मुझे लगता है 29 तक तो टफ है उनके लिए। अच्छा, किसी भी राजनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाना, आम आदमी पार्टी में अपना प्रभाव कम करेंगे या खोएंगे, पार्टी में टूट और होगी। पंजाब चुनाव आम आदमी पार्टी हारेगी, भगवंत मान रिपीट नहीं होंगे, और अक्टूबर नवंबर के आसपास 26 में आम आदमी पार्टी में और भगदड़ मचेगी। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए भी 29 तक का समय थोड़ा सा टफ है, चैलेंजिंग है। राघव चड्ढा का देखा आपने क्या? राघव चड्ढा का हमने डिटेल्ड एनालिसिस करके बता दिया है। देखिए, अब जो भी स्थितियां दिख रही हूँ, हमने जो प्रेडिक्शन की, मैं आपको डायरेक्ट बताया, तो मुझे कोई पॉलिटिकल फ्यूचर उनका दिखता नहीं है। आने वाले टाइम में जब तक उनका कार्यकाल है वो दिखते रहेंगे। वो कहीं ना कहीं बाहर सेटल हो सकते हैं, बिजनेस, फॉरेन या कहीं के साथ अपना काम करते हुए दिखते हो। वो जो वीनस उनका बहुत अच्छा है, तो उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, और उनकी कुंडली में जो आउट ऑफ सेटलमेंट इंडिया के चांसेस बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिकल कैरियर के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे राव सर कहते थे, अगर कोई आदमी पूछ रहा है, के एन राव सर जो हमारे आदरणीय गुरुवर रहे, वो कहते थे कोई पॉलिटिशियन की कुंडली देखनी हो तो ज़्यादा कुछ मत देखो, दिमाग लगाने, जिसका छठा भाव मजबूत हो, 8वां भाव मजबूत हो, 12वां भाव मजबूत। छठा क्यों? हाउस ऑफ कंपटीशन, श्रूड हो। 8वां भाव कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा करता, मतलब जितनी श्रूडनेस, भ्रष्टता, सॉरी कहना नहीं चाहिए, जितनी आपके अंदर धूर्तता हो सकती है, वो अगर मौजूद है तो वही आदमी आज की डेट में पॉलिटिशियन बन सकता है। अगर अच्छी कुंडली है, उच्च के ग्रह बैठे हैं, तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। जिस टाइम में कहा गया था बृहस्पति उच्च का हो, तो आप बहुत आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पाप ग्रह ज़्यादा प्रभावी होते हैं। उपचय भाव 3, 6, 11 ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो जितनी पापी कुंडली, जितने यहाँ पर मैलेफिक प्रभाव, उतना अच्छा आप पॉलिटिशियन। छठा भाव अच्छा है, मतलब वो किसी भी हद तक लड़ जाएगा, उसको कोई वो नहीं है। चंद्रमा क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है, तो किसी भी तरीके की क्रूरता करने से नहीं हटेगा। या जो चंद्रमा नीच का है, तो कहते हैं चंद्रमा नीच का है तो सोच भी उसकी ऐसी होगी, साम दाम दंड भेद लगा दो। 8वां भाव बहुत एक्टिवेटेड हो, कैश ट्रांजैक्शंस, दे दन आदन चल रहे हैं, ठीक है, यानी अनएक्सपेक्टेड गेन। जितनी रिश्वत है, जितनी काला बाजारी है, जितनी आपकी ये घूस, ये 8वें भाव से आती है, ये बलि बना दो उसका, बन गया पॉलिटिशियन। और कुछ देखने ही नहीं है चार्ट में। हालांकि उन्होंने कहा था कभी किसी से कहना मत, जो पॉलिटिशियन है उससे मत कहना। अगर उसके चार्ट में आपको बलि दिख रहा है
तो वो सरवाइव कर जाएगा, वो Survive कर जीत जाएगा। जाएगा कहीं ना कहीं से। और ठीक भी है, आज की देश की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो ऐसा होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जी। कहते हैं कि सब फ्लाइट में बैठिए, एक्सीडेंट होने वाला है, क्रैश होने वाली है, भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, रेल हादसे हो सकते हैं, इतना ज़्यादा बोला गया, इवन मेरे चैनल में भी बोला गया है। तो अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सारे पॉडकास्टर्स की भी गलती है। इसमें मैं आपको नहीं करूँ, मैं करूँ जितने पॉडकास्टर्स आप तो मेरे सामने बैठे। हाँ, उसमें मेरा ये कहना है कि जब भी कोई ऐसा मैं कहूँगा बकवास करता है तो आप लोग पूछते नहीं है कि आप थोड़ा सा, जैसे आजकल तो डॉक्टर से भी पूछते हैं कि आप MRI लिखो, तो पेशेंट पूछते हैं सर MRI क्यों कराना, फिर वो ऐसे कागज में पूरा ग्राफ बना के दिखाता है, हमें इस पोजीशन को लोकेट करना है, समझाता है 10-15 मिनट डायग्राम बना के पूरा। आपके सामने जब कोई कहता है कि ट्रेन प्लेन क्रैश होगा, तो आप उसको क्रॉस करो, क्यों होगा और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जब प्लेन क्रैश होता है, वो पहले आप हमारे दर्शकों को बताओ, और इस डेट में बन रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन करो, और आप थोड़ा सा डेटा साइंस की तरफ जाओ कि सर इससे पहले जो प्लेन क्रैश हुए थे तो क्या वो कॉम्बिनेशन बना था। मैं दावा करता हूँ जिस दिन आप लोग ये सवाल पूछना शुरू कर दोगे, ये बकवास बंद हो जाएगी। अभी क्या, मैं जितनी चीज़ें आपको बोली मैंने सबके पीछे एक रेफरेंस दिया आपको, इसीलिए कि आपको समझ में आए, दर्शक को समझ में आए, और जिसको डिटेल में देखना है मैंने ये भी कहा मेरे चैनल में जाके देख लो। तो जिस दिन आप क्रॉस करना शुरू कर देंगे सर, उस दिन ये जितनी गंदगी है एस्ट्रोलॉजी की खत्म हो जाएगी। आप रोस्ट करो ना, आप पूछो कैसे क्रैश होगा, बताओ वायुयान क्रैश होने के 5 कॉम्बिनेशन बताओ, आप कौन सी दिशा में होगा, कौन से देश में होगा, ये बताओ आप। ट्रेन क्रैश, बाकी ये तो देखिए इतनी आम घटनाएं हैं कि हम कुछ भी रैंडम बोलते जाएं, कभी ना कभी तो हो ही जाएंगी। अब मैं 5 प्रेडिक्शन कर दूं कि 2026 अंत तक कोई बड़ा राजनेता मरेगा, कोई पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हो सकती है, देवगौड़ा जी वैसी लास्ट स्टेज में है, ठीक है, तो मर गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लाल कृष्ण आडवाणी 90+ है, अगर उनकी डेथ हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो हो सकता है। फिर मैं बोल दूं कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार आपका डेथ करेगा, तो जब आप नाम नहीं बता सकते तो इट मीन्स कि ये वेग प्रेडिक्शन है, आप कोई लॉजिक भी नहीं बता रहे हो कि बॉलीवुड में ऐसा क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया 3 मार्च को कि जो चंद्र ग्रहण है वो भरणी नक्षत्र में लग रहा है, शुक्र के नक्षत्र में लग रहा है। यहाँ पर बॉलीवुड को लेके 3 मार्च को कोई अशुभ समाचार आएगा। शुक्र कला, संगीत, गायन को रिप्रेजेंट करता है। आशा भोसले की डेथ 1 महीने के अंदर हो गई, ठीक है, रीजन होना चाहिए किसी चीज का। तो हमने कहा था कला के क्षेत्र से जुड़ा, कला मैंने वर्ड बोला था, उससे जुड़े व्यक्ति के साथ कोई हादसा होगा, ग्रहण उन पर या बॉलीवुड पर ये भारी पड़ेगा। तो सर आप पूछना शुरू कर दीजिए। दूसरा सर, इस तरीके के सवाल चाहे जितने पॉडकास्ट पूछते हो, मुझे लगता है बहुत गलत मैसेज जाता है कि साहब आप ऐसा कुछ बताओ कि गाड़ी भर भर के पैसा आए, ट्रक भर भर के पैसा आए। तो पूछने वाला भी मूर्ख है, मुझे लगता है सबसे बड़ा मूर्ख है, और बताने वाला उससे बड़ा मूर्ख है। इन 2 मूर्खों को जब हमारी जनता सुनती है तो उसका एस्ट्रोलॉजी से विश्वास बढ़ जाता है। 6 महीने से वो ट्रक भर भर के पैसे बताने के वो पूछ रहा है, 1 साल से तुम पूछ रहे हो कि गाड़ी भर के पैसा कैसे, अगर ना तुम अमीर बने ना वो अमीर बना। जो सच्चाई उसको एडमिट करना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजी है कर्म सिद्धांत है, भगवत गीता है हर एस्ट्रोलॉजर के हाथ में, जो राव सर कहते हैं एक होनी चाहिए सबसे ऊपर भगवत गीता। कर्म को आप ओवरपास या बाईपास नहीं कर सकते। दूसरा जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है उससे नीचे आएगा, वो एक टेक्निक है उन कर्म को पढ़ने की जो जीवन पर इम्पैक्ट किए हैं। कोई भी आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता, कोई भी जेम्स आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, खुद भी नहीं पहनता हूँ। आपके द्वारा किए गए जो अच्छे कर्म है और जो पूजा आपने ईश्वर के समक्ष की है, वही आपके प्रारब्ध को थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। और देखिए एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर एक पोस्टमैन की तरह है, वो डेस्टिनी का लेटर आपके सामने ओपन करता है। बहुत ईमानदारी के साथ उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें ज़बरदस्ती मत पूछिए आप कि इसमें ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर लूँ। जो पढ़ रहा है पढ़िए। और आप अगर इस उम्मीद के साथ एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कि वो आपकी डेस्टिनी बदलेगा, तो मेरा आपको अनुरोध है मत जाओ, वो नहीं बदल सकता। आपके 2-2.5 लाख रुपए ठग लेगा, पन्ना पहन लो, नीलम पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। अंतोगत्वा हश्र वही होना है जो आपके कर्म ही आपको नैया पार करा सकते हैं। और कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल लगा। तो कर्म पर अपनी प्रधानता बनाइए, आपका जीवन बेहतर होगा। तो देखिए मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस इतना ही कहना है कि गलती दोनों तरफ से है। पूछने वाले भी गलत सवाल पूछ रहे हैं, रोस्ट नहीं कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं,
और बताने वाला भी गलत बता रहा है कि आप एक सुराही रख दो कहीं पे, एक आप तेज पत्ता लेके फूंक दो। और देखिए उदाहरण के तौर पर आपको सबसे आप सोचिए कोई डॉक्टर है, जी। ठीक है, वो डॉक्टर है, इतना ही उसके लिए सफिशिएंट है। अब एक डॉक्टर 24 घंटे मुंह में थर्मामीटर, एक डिप, इंजेक्शन, मतलब जितना आवरण बना सकता है कि मैं डॉक्टर हूँ, ये दिखाने के लिए ना, एक बीपी की मशीन। तो ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर जिसने 10 नग नगीने पहन रखी हों, 8-10 मालाएं गले में डाल रखी हों, अंटी कंठी, तो भैया जब वो खुद ही ग्रहों से इतना ज़्यादा पीड़ित है, जो अपनी पीड़ा आज तक नहीं खत्म कर पाया, तो आपकी क्या करेगा। उसको एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि 4-5 ये अंगूठियाँ पहन के, स्फटिक की माला पहन के, ये वो पहन के, हाथों में वो क्या धन मैग्नेट आता है। तो आपको तो उस टाइम बिल्कुल वैसे ही सोचिए कि डॉक्टर कोई वकील आ जाए 50 किताबें सर पे रख के, तो वही वाली बात होगी। आप एस्ट्रोलॉजर हो, सफिशिएंट है, लेकिन जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट खुद ही नहीं समझे, आप खुद पीड़ित हो मुझे लगता है प्लैनेट से, तभी आपने पहन रखा है, और आप बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ पाए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। तो दूसरों की आप क्या मदद करोगे, यानी आप खुद अभी बीमारी में हो। नहीं तो मैं बस आपसे यही जानना चाह रहा था कि क्या वाकई आपकी नज़र से, आपने तो ग्रह देखे होंगे, आपने तो स्टडी की होगी, तो इसमें कुछ सच्चाई है या फिर नहीं है, कोई बड़ी आपदा या विपत्ति आने वाली है क्या? हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हर साल आती है, वो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन कुछ अलग होने वाला है क्या, कुछ उथल पुथल मचने वाली है क्या? देखिए ऐसी कोई विशेष उथल पुथल मचने वाली तो नहीं है। हाँ, जैसे कि हम वर्षा या मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, उसके लिए जो टूल यूज करते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आद्रा प्रवेश की कुंडली करते हैं। अच्छा। सूर्य जब 22 जून के आसपास आद्रा नक्षत्र में जाता है, तो वो कुंडली का हमने एनालाइज किया था कि इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी, थोड़ा सा आपका कई इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, वो टेम्परेचर का रुझान और वर्षा की जो अनियमितता दिखेगी अलग अलग जगह, तो एक सामान्य पैटर्न दिखेगा। और देखिए हिमाचल में हर बार लैंडस्लाइड होता है, वो होगा। आपके साउथ में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, वो होगा। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये सामान्य मौसम की घटनाएं हैं। एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं वो होती हैं, जैसे कि आपने सुना था जब एक बार सुनामी आई थी हिंदुस्तान में, तो वो राव सर ने प्रिडिक्ट की थी, जैसे कच्छ का भूकंप आया था 2002 में ग्रहण के बाद। तो ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि बहुत बड़ी कोई यहाँ पर आपदा आने वाली हो कि 1,00,000-1,50,000 आदमी निपट जाएगा। ये सामान्य घटनाएं होंगी, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, अब आप आए हैं स्टूडियो में, और आपसे अगर हम नीम करोली बाबा की चर्चा ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल सर। क्या मान्यता है? लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं श्रद्धा है, कुछ लोग कहते हैं चमत्कार है, एक नहीं ना जाने इंटरनेट पे कितनी कहानियां हैं। आपने क्या महसूस किया? देखिए मैंने तो अपने व्यक्तिगत जीवन में, मैं उनके पास उस समय गया जहाँ पर व्यक्ति को कोई रास्ता सूझता नहीं है। मैंने भी उनके बारे में सुना ही था, और हम जब गए थे तो वहाँ से मुझे जीवन का एक नया रास्ता, एक नया आयाम मिला। अच्छा। वहाँ पर जाने के बाद ही आपके अंदर एक दिव्य चेतना, जिसको हम कहते हैं डिवाइन पावर, फील करते हैं। और मुझे लगता है बाबा को जो याद करते हैं, सच्चे भावनाओं के साथ बाबा उनके पास आते हैं, मदद करते हैं। मैंने तो उनकी अपनी लाइफ में अनगिनत मिरेकल्स देखे हैं, अपनी संतान उत्पत्ति से लेके, अपने जीवन के कठिन समय से लेके। मैंने बहुत भावनात्मक होकर अपने चैनल पर एक पॉडकास्ट भी अपना डाला था। तो देखिए नीम करोली बाबा और देवराह बाबा जैसे कुछ ऐसे संत हैं जो आजकल सच में संत कहलाने के लायक थे भारतीय समाज में। उनका एक विशेष प्रभाव है। जो भी लोग अपने जीवन में देखो इस समय सुन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि शायद नीम करोली बाबा आप पर कृपा करना चाहते हैं। 15 जून को मैं जा ही रहा हूँ। नीम करोली में बहुत बड़ा भंडारा होता है। अच्छा। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अधिकतम लोग पहुँचे, बाबा का आशीर्वाद लें। और अगर जो लोग नहीं भी जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, यहीं से बाबा को प्रार्थना करें कि उनके जीवन में परिवर्तन हो। बाबा के नाम का जयकारा लगाएं, जोर से एक बार बोले नीम करोली बाबा की जय। कमेंट बॉक्स में आप देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, ये मेरा वादा है। ना इसमें आपके कोई पैसे लगने हैं, ना इसमें आपकी कोई रेमेडी काम करनी है। और ईश्वर की जब कृपा आ गए आप पर, यानी जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। तो नीम करोली बाबा और राम भगवान की अगर आप पर कृपा आ गई तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अनगिनत कहानियाँ हैं उनकी, अनगिनत। आज मैंने उनको कई बार अपने जीवन में फील किया है, उनको स्वप्न में देखा है, मार्गदर्शन करते हुए देखा है। मैं एक वर्ड बोलता हूँ, इसको सुन के लोग कहेंगे कि क्या बोल रहा है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे नीम करोली बाबा की सिद्धि है। अच्छा। हाँ, अब सिद्धि का मतलब मैं प्रैक्टिकली बता दूं। सिद्धि का मतलब है किसी कार्य को सिद्ध करने की दक्षता। तो मेरे अंदर उन्होंने इतनी पावर दी है कि अगर मैं कोई काम अपने हाथ में लेता हूं तो मैं उसको सिद्ध कर देता हूं, चाहे जितनी ही परेशानी आए। मैं उनका एक आशीष है कि जो प्रेडिक्शन करता हूं वो सिद्ध होती है, वो सही होती है।
तो वो एक ईश्वरीय अनुकंपा, और ईश्वर भी देखिए उन्हीं की मदद करते हैं जब आप सही रास्ते पर हो और जब आपका जो मार्ग हो वो लोक कल्याण की भावना से भरा हुआ हो। तो देखिए हम एस्ट्रोलॉजी में हैं ज़रूर, लेकिन मेरे पास आने के बाद मैं कभी किसी को गलत तरीके से गाइड नहीं करता हूँ। मेरी एस्ट्रोलॉजी में एक ये है, मैं आपको आपके भविष्य फल नहीं बताता, ना मेरे से आप उम्मीद करो। मैं बताता हूँ आपके कर्म फल कथन, और एस्ट्रोलॉजी है ही कर्म फल कथन। ये पूरी जो चीज़ है, ये जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है या टाइम होता है, वही हम अपने पुण्य कर्म लेकर आए हैं, संचित कर्म लेके आए हैं, पूरे जीवन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं वो इम्पैक्ट आपको बताऊंगा, ये इम्पैक्ट है। और इनसे अगर मुक्ति है तो मेरे पास आप मत रुको, आप या तो कैची धाम जाओ, वहाँ पर प्रार्थना करो कि जो भी ऋणानुबंध है जीवन के समाप्त हो, जीवन में उन्नति हो, और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करो। अगर आपका जीवन ना बदले तो मैं गारंटी लेता हूँ बदलेगा, आप करो। अच्छा। और इसमें देखिए कुछ भी आपका नहीं लगना, यहीं से आपको। और मैं कहता हूँ किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बचने का सबसे आसान तरीका है, पहले लोग कहते थे, मैं हमेशा कहने लगा हूँ, सफ़ेद कोट और काले कोट से बचो, अब पीले कुर्ते से बचो। ये पीला कुर्ता ने अगर आपको पकड़ लिया, ये आपका डर का धंधा बना दिया। डर का धंधा नहीं है, जितना आप डरोगे, जितना आप बोलोगे, उतना वो लूटेगा। तो आपको अगर बचना है एस्ट्रोलॉजर से, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर होकर बोलता हूँ कि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़रूरत नहीं है, केवल अपने आप को करोड़पति अरबपति बनाने आए। तो मेरे पास ऐसा कोई मिरेकल नहीं, तो आने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कष्ट में है और जो नहीं आ सकते मेरे पास, उनके लिए, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते, वो एक प्रार्थना करें आज ही अपने जीवन में कैची धाम नीम करोली बाबा से, कि उनके जीवन में जो कष्ट है वो खत्म हो, और जब कष्ट खत्म हो जाए तब एक बार दर्शन करने जाएं, और आज से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गायों की सेवा करें। आप अगर ये 2-3 काम कर देते हो तो आप 6 महीने के अंदर देखोगे आप जहाँ पर थे उससे बहुत अच्छी कंडीशन में पहुँच जाओगे। जीवन का आनंद आने लगेगा। बाबा के बारे में थोड़ा बताइए ना, और थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। लोग कहते हैं कि वो एक समय पे 2 जगह रह लेते थे, इतनी सिद्धि प्राप्त थी उनको। बिल्कुल, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी। जैसे कि आपने अभी 15 जून की बात ही की, तो इसके लिए एक बहुत कहानी है कि जब भंडारा चल रहा था उनका, तो जो घी था वो खत्म हो गया और लाखों लोग आ चुके थे। और अब जो रसोईदार थे, जो सेवादार थे, वो बाबा के पास पहुँचे कि भाई अभी तो लाखों लोग भूखे बैठे हैं, और ये जो वहाँ एक मालपुए का प्रसाद बनता है, पूड़ी का प्रसाद बनता है, ये कैसे पूरा होगा। तो बाबा ने बहुत निश्चिंत भाव से कहा, कोई समस्या नहीं, नीचे नदी बह रही ना, पीपे ले लेके जाओ, कढ़ाई में डालो। सेवादार तो उनने कोई प्रश्न भी नहीं किया, क्योंकि बाबा पर सबको विश्वास था। वो गए, नदी से पानी डाला, कढ़ाई में डाला, पूड़ियाँ निकलती गईं, और ऐसी अन्नपूर्णा माँ की कृपा हुई कि प्रसाद शायद ज़्यादा ही हो गया, कम नहीं पड़ा। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक नीम करोली वाली जो प्रसिद्ध कहानी है, जिनसे उनका नाम नीम करोली पड़ा। तो बाबा बेसिकली फरुखाबाद ज़िले के आसपास के थे। तो एक बार किसी स्टेशन पर गए और किसी ट्रेन पर चढ़ गए। ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। तो उस ट्रेन में टीटी आया, अंग्रेज़ों का समय था, बोला टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, उतार दिया टीटी ने। तो बाबा वहीं अपना चिमटा गाड़ा और बैठ गए, राम नाम की जप लगाने लगे। ट्रेन चलाने का आदेश हुआ, ट्रेन चली ही नहीं। जब ट्रेन चली नहीं तो लोगों को समझ में आया कुछ ना कुछ तो है बाबा जी में। और आसपास कुछ हिंदुस्तानी बैठे थे, उन्होंने कहा था आपने जिनको उतारा वो साक्षात कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं, आप उनसे जाके विनय अनुनय करो, तभी ट्रेन यहाँ से चलेगी। तो बाबा से सारे वो अंग्रेज, गोरे, टीटी, टीसी जितने आए, सब ने प्रार्थना की। फिर बाबा ने उनकी प्रार्थना सुनी, बाबा बहुत दयालु हैं, तो फिर ट्रेन चल पड़ी। लेकिन बाबा ने कहा अब मैं तो यहीं रुकूंगा। तो जिस जगह वो रुके थे वो फरुखाबाद के पास एक स्टेशन है, नीब करोली। अच्छा। तो बाबा ने कहा आज से मेरा यही वास है। तो बाबा ने अपना जो पहला वास बनाया वो फरुखाबाद जिले में नीब करोली में बनाया, और वहाँ पर अपने जो आश्रम की स्थापना की। तो आज भी फरुखाबाद में जो लोग हैं उनको नीब करोली बाबा को भगवान या कुछ नहीं मानते। कोई उन्हें नाना बोलता है, कोई उन्हें अपना दादा बाबा बोलता है, रिश्तेदारी बोलते हैं। क्योंकि बाबा वहाँ के जनमानस में इतने घुल गए थे कि जिसको जो समस्या होती थी बाबा के पास चले जाते थे। फिर बाबा वहाँ से अपना कैची धाम की तरफ मूव किए। फिर बाबा ने अंतिम समाधि वृंदावन में ली। एक फेमस किस्सा तो ये भी है, जो भी है कि जब ये आपका पाकिस्तान वाली वॉर चल रही थी, बांग्लादेश वाली वॉर चल रही थी, तो बिरला मंदिर भी आते थे बाबा दिल्ली में बहुत। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने पूछा अपने भाई के विषय में, तो बाबा ने तुरंत उसका चेहरा देख के कहा जाओ अपने भाई की ताजपोशी की तैयारी करो, आपका जो भाई है वो किसी देश का राजा बनने वाला है। वो मुजीबुर रहमान के साथ उनके भाई थे, और जिस टाइम उनको फांसी दी जानी थी पाकिस्तान में, तो वहाँ से रिहा हुए और बांग्लादेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। तो देखिए ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं। गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी,
ये सब लोग खड़े रहते थे। देखिए सिद्ध पुरुष वही होता है जो साध्य ना हो। यहाँ पर आके मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मेरा एक सीधी सी बात, मैं सिद्ध नहीं हूँ तो मैं साध्य हूँ, आपने मुझे बुला लिया, मैं आ गया। ठीक है। देवराह बाबा सिद्ध पुरुष थे, वो साध्य नहीं थे, तो अटल बिहारी भी नीचे खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े होते थे और दूर से देख के बोल दिया था एक दिन तुम भारत के प्रधानमंत्री बनोगे। गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, इंदिरा गांधी, नीम नरोली बाबा के तो दूर खड़े रहते, उन्हें कोई अपेक्षा ही नहीं है। वो आपके जो सांसारिक जीवन उसमें आएंगे ही नहीं। आपको 100 बार जरूरत है तो वहां जाओ। और बाबा लोग और साधु संत बड़े फक्कड़ स्वभाव के होते हैं और वो पात्र और कुपात्र पहचानते हैं। अगर आप पात्र हो और उन्होंने आपके सर पे हाथ रख दिया तो आपके जीवन का सारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा की तो बहुत सारी कहानियां हैं। मतलब कहते हैं कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, उनके भक्त बाहर से बहुत सारे हैं। भक्त रामदास की है मिरेकल ऑफ लव, वो बुक पढ़िए। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए आखिरी तक पढ़ते पढ़ते तो आप नाम बदल दीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है। अच्छा। और बाबा के जितनी कहानियां हैं, बाबा का जितना प्रेम है उसमें भरा पड़ा है। अच्छा। और यहाँ से लेके बाबा के अमेरिका तक, टाओस में, जर्मनी में बहुत जगह भक्त हैं, मंदिर हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और देखिए मैंने तो जीवन में उस समय गया था जहाँ पर लोग अपने जीवन को अंत करने का सोचते हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहता हूँ। और जीवन में अच्छा समय आपके साथ भी आएगा, मेरे साथ भी आएगा और बुरा भी आएगा, और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कोई अंगूठी पहन लेनी चाहिए? नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बुरे समय में आपको डायरेक्ट ईश्वर के पास जाना चाहिए, अपनी विनय प्रार्थना करनी चाहिए कि इस कठिन समय से निकालो, इस लायक तो बनूं कि मैं आगे का जीवन जी सकूं और फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं। पहली रेमेडी है ईश्वर के समकक्ष खड़ा होना, उसके बाद फिर आपका जीवन शुरू होता है। तो जो लोग जुड़े हैं ईश्वर के साथ, जुड़े रहिए। आपके अच्छे कर्म ही आपको जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और देखिए भगवान की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कई लोग भगवान को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि उनको आपको ये भोग लगाओ तो ये खुश हो जाएंगे। भगवान बहुत निर्मल और बिल्कुल भी लालची नहीं है और बिल्कुल भी हमसे नहीं मांगते, और जो गिव एंड टेक वाली दुनिया है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और बहुत अच्छी लाइन है, कहीं पर मैंने पढ़ी थी कि राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही तो एकता में, प्रगति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु के भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। हमारे अंदर ही राम बैठा, और कहाँ बैठा है मैं फील करा सकता हूँ। जब तक यहाँ पर आप हाथ रख रहे हो टिक टिक की आवाज़ आ रही, यही राम है। ये जिस दिन निकल जाएगा उस दिन आप खत्म। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो अपने अंतर्मन को समझाओ, ईश्वर के समक्ष जाओ, और ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ना ही आपका, जैसे कई लोग कहते हैं कि आप ये भोग लगाओ खीर का, कुछ नहीं चाहिए भाई। वो आपकी तरह पंच तत्वों से निर्मित नहीं है और किसी भी लालसा से परे है। वो कर्म के बंधनों में बंधे हुए हैं। अगर उनको जीत सकते हो आप तो केवल कर्म से। नारायण जो कि साक्षात आपके रहे, कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, लेकिन कभी भी उन्होंने कर्म के साथ सौदा नहीं किया। जो कर्म के फल उनके पास आए उन्होंने भोगे। जैसे कि राम का मैं एग्जांपल देता हूँ। राम को जैसे कि श्राप था कि उन्होंने एक बार, नारद जी स्वयंवर में जाने वाले थे, उन्होंने बंदर मुख दे दिया था, वानर मुख। तो उनका बड़ा उपहास उठा, तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि आपको यही वानर त्रेता में आपकी मदद करेंगे। दशरथ जी ने गलती से श्रवण कुमार के पिता की बाण से हत्या हो गई थी, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरीके से मैं पुत्र वियोग में जा रहा हूँ तुम भी जाओगे। तो राम ने बिल्कुल उस कर्म बंधन को माना। वो नहीं गए मिलने जब दशरथ जी की डेथ हो रही थी, क्योंकि ये श्रापित हैं और एक ऐसा कर्म किया है जो इनको भोगना पड़ेगा। तो वो चाहते तो काट सकते थे। आपका जो श्री कृष्ण को जो आखिरी में पैर में तीर लगता है, ये सब कर्म के बंधनों से परे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भगवत गीता हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई काम करो। और काम में जब जब आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं आ जाएंगी, आपका कर्म प्रभावित हो जाएगा। इसको लेमैन की लैंग्वेज में कह दें कि आपको सपोज किसी बच्चे को नीट का एग्जामिनेशन निकालना है, और ये लाइन कैसे उस पर फिट होगी, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कहेगा तो बड़ी बेकार बात है। फल की चिंता क्यों ना करूं, मेरा नीट में होगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो प्रैक्टिकल वो ये कहना चाह रहे थे, जब जब आप कर्मों के साथ आसक्ति कर लेते हो कि मेरा ये काम हो जाएगा तो ये काम नहीं होगा तो क्या होगा। सपोज कोई बच्चा नीट दे रहा है, अब उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरा तो नीट में हो ही जाएगा, तो कर्म उसके डाउन होंगे कि नहीं होंगे। एक बच्चे के अंदर इतना भय आ गया कि अगर नीट में नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा, वहाँ पर भी कर्म की प्रवृत्ति प्रभावित हो गई।
एक तीसरा व्यक्ति जिसको कोई मतलब नहीं नीट के रिजल्ट से, उसके सामने इतनी बुक्स है, इतना सिलेबस है, और उसने मन में ठान लिया कि रिजल्ट देखो कुछ भी हो, मेरा वो काम है ही नहीं करना, ये रखा है मुझे, ये रखना, मुझे पढ़ के एग्जाम देना पूरी ताकत के साथ, जो रिजल्ट होगा वो ठीक देखेंगे। बात है, ठीक तो बात यही है। कहने का मतलब, जब जब आप अपने कर्मों से आसक्ति खत्म कर लोगे, आपके कर्म का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, जीवन में आप प्रभावशाली हो जाओगे। एक स्टोरी आप अपनी लाइफ की ज़रूर बताइए दर्शकों को, बाबा से जुड़ी हुई है। आपने शायद किसी पेपर पर फोटो हाँ, बनाकर, मैं बताता हूँ। देखिए हम, वो बड़ा मैंने हालांकि सुना है, लेकिन दर्शकों को ज़रूर बताइए उसको। देखिए आपने बाबा की बात की है, तो मेरे जीवन में तो बहुत चमत्कार है। एक चमत्कार मैं आपको ही सुना देता हूँ। मेरा विवाह हुआ, उसके कई वर्ष तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कई बार ऐसे कुछ दैव कारण होते हैं, कुछ प्रारब्ध के कारण होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने नीम करोली बाबा का नाम सुना था, तो संयोग ये हुआ कि मैं उनके पास जाने वाला था। तो मेरी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मैंने एक बच्चे को देखा है किसी रील में, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा उतना ही सुंदर हो, तो मैं उसकी फ़ोटो दे देती हूँ, आप वो फ़ोटो जाके वहाँ समर्पण कर देना। उस समय भीड़ नहीं होती थी, एकदम खाली पड़ा रहता था मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। वो रात का वक्त था, तो किसी कारणवश उसके 2 प्रिंट निकल आए, और ये सच्ची घटना है एकदम। 2 प्रिंट निकल आए। अब मैंने कहा कि तुमने ये 2 फोटो तो एक जैसी, इनका मैं क्या करूँगा, 1-2। तो मेरी वाइफ ने कहा अब ऐसा इसको काटना ठीक से अच्छा नहीं होता, ये एक फ़ोटो निकल आई है, आप बाबा के यहाँ डाल देना प्रार्थना करके पूरी स्वीकार्यता के साथ, और जो होगा बाबा करेंगे। तो मैं गया पूरी स्वीकार्यता के साथ, और मैंने वो उनके जो दान पात्र था और अपना जो अर्जी थी उनके उसमें डाल दी कि आपको जो ठीक लगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें ट्विंस की प्राप्ति हुई, और जो बच्चे की फ़ोटो थी ऑलमोस्ट उससे उतने ही क्या सुंदर बात है, बच्चे हुए। क्या बात है। और देखिए मैं ये यहाँ पर हमेशा चमत्कार है। कहता हूँ ये चमत्कार हुआ। ऐसे देखिए बहुत सारे चमत्कार। मैं इस अध्यात्म के पथ पर मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। मैं बाबा से हमेशा कहता हूँ कहाँ फंस गया हूँ, इस सांसारिक जीवन में फंस गया हूँ, मुझे निकालो। क्योंकि मेरी जो चेतना है, मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे पास जब लोग आते हैं उनका प्रारब्ध डिस्टर्ब है, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं रोते हैं फ़ोन पे। मेरे पास एक फ़ोन आया, रो रहा था वो व्यक्ति फ़ोन पर। अब मैं उनका प्रारब्ध नहीं बदल सकता, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में अगर कुछ भी अच्छे मैंने काम किए हों, जैसे कर्म होते हैं ये आपके पैसे की तरह होते हैं, जो उस वर्ल्ड में जो करेंसी चलती है वो कर्म की करेंसी है। तो हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई चलो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर दो। ये व्यक्ति इस टाइम सुसाइडल मोड पर है, और फ़ोन करने से पहले कह रहा था अगर आपका फ़ोन नहीं उठता तो मैं शायद कोई गलत कदम उठा लेता। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर अब मेरे पास आप बाबा लोग भेजते हो तो मुझे कम से कम मेरी बात भी सुनो, कि जिनके जीवन में है कष्ट आप उसको दूर करो। और मैं अपनी यात्रा करता हूँ हर महीने कैची धाम की या किसी न किसी आश्रम की। मैं पूरी ईमानदारी के साथ बोलता हूँ, मैं उस यात्रा का पूरा पुण्य उस पूरे महीने में जो व्यक्ति मुझे सबसे ज़्यादा परेशान दिखता है, जो रोता है, बिलखता है, मैं उसको कहता हूँ बाबा की प्रार्थना करके मैं आपके इस दर पर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग मुझसे इस समय अपेक्षा कर रहे हैं, मुझ में मिरेकल ढूंढ रहे हैं, मैं मिरेकल करने वाला हुई नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप तो कर सकते हो। उनके बिहार पे मैं प्रार्थना करता हूँ, इसका जो पूरा पुण्य है आप ट्रांसफ़र कर दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरी लाइफ में आपने जितना दे दिया है शायद मेरी औकात से बहुत ज़्यादा है, इतना ही चलता रहा बहुत है। अब जो बेहतर करना है आप इनके साथ करो। तो मैं अपनी हर महीने की यात्रा का पुण्य बहुत ईमानदारी निष्ठा के साथ ट्रांसफ़र करता हूँ कि जो व्यक्ति नहीं आ पाए, और बाबा एक दिन जब इनका ठीक हो जाएगा ये आएंगे आपके पास। और मैंने देखे हैं चमत्कार। अभी मेरे पास 2-3 नाम हैं इस महीने जो काफ़ी परेशान हुए हैं, किसी कारणवश मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन यात्रा का पूरा पुण्य भी जब जाऊँगा जून में उनको ही दे के आऊँगा। आप तो चले जाते हैं कैची धाम, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई बाबा का बुलावा नहीं आया है। तो भाई कैची धाम नहीं जा सकते तो कोई और स्थान जहाँ पर जाया जा सकता है? सबसे पहले तो ईश्वर आपके अंदर ही है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, घर पर ही बैठ के उनको ये ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। फिर सबसे उन लोगों के लिए स्थिति है जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, वृद्ध नहीं जा सकते, वो क्या करें, वो घर पर ही प्रार्थना करें नीम करोली बाबा की, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है। फिर जो जा सकते हैं, सपोज जो दिल्ली में रहते हैं तो एक जौनापुरा है आश्रम मेहरौली के पास, अच्छा, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी स्थापना अपनी मृत्यु से पहले सितंबर 1973 से पहले बाबा ने अपना समय वहाँ पर बिताया। जहाँ जहाँ बाबा के कदम पड़े वहाँ वहाँ की भूमि तीर्थ है, तो वहाँ पर भी बाबा के कदम पड़े। दिल्ली एनसीआर के आसपास अगला जो सबसे नियरेस्ट डेस्टिनेशन है वो वृंदावन है, जहाँ पर बाबा ने महासमाधि ली थी। उसके अलावा आप कैची धाम तो जा ही सकते हैं। और आप अगर हनुमान सेतु भी हाँ, बताते हैं वहाँ लखनऊ से का हनुमान मंदिर है, वो भी इसी मामले में प्रसिद्ध है। और जो यूपी में फरुखाबाद या उस आसपास के लोग हैं,
वहाँ तो बाबा का साक्षात वो विलेज ही है जो बाबा का ही गांव है, नीम करौली। वहाँ पर बहुत अच्छी बाबा की गुफा बनी हुई है, बाबा का मंदिर है, वहाँ चले जाएं। आप कहीं पर भी चले जाएं, ईश्वर देखिए हर जगह है। आपकी श्रद्धा है, आपको अगर बुलावा नहीं आ रहा तो उसका हताशा नहीं है, आप प्रार्थना कीजिए और घर से ही प्रार्थना कीजिए। लोग कंबल वहाँ पर प्रसाद के तौर पर ले जाते हैं शायद। ऐसा बहुत मान्यताएं थी कि कई लोगों ने, जो उनके भक्त रहे, भक्त रामदास या जो भी फॉरनर्स रहे, बाबा की जो हनुमान जी के साक्षात अंश थे, बाबा हमेशा कंबल ओढ़ के रखते थे। कंबल वाले बाबा भी कहते थे। कहा जाता है कि बाबा के जो पूंछ जो साक्षात हनुमान जी की तरह है, वहाँ उनके वो विद्यमान थी। अच्छा। और वो शायद बहुत कम लोगों ने देखी, लेकिन ये मान्यता है कि इसी की वजह से बाबा अपने आप को, देखिए जो सिद्ध होगा वो कभी ये नहीं बोलेगा मैं सिद्ध हूँ, बार बार बोलेगा मैं साधारण हूँ। हमेशा जो साधारण है वही बार बार बोलेगा मैं सिद्ध हूँ। तो वो कभी नहीं कहते थे मैं कोई चमत्कार करता हूँ। वो तो आते थे, आपके घर आए, लखनऊ में तो कितने लोगों के घर में जाते थे, उस समय भोजन ग्रहण करते थे, रात्रि विश्राम करते थे उस समय बाबा। तो बहुत साधारण तरीके से, कोई चमत्कार नहीं करते थे। पूछते थे कोई समस्या, वो कहता था ये समस्या। जैसे आपने वो बुलेट वाली कहानी सुनी हुई, कंबल वाली, कि एक बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ गए, उनके बेटे को बताया सेना में उस टाइम वॉर चल रहा था, तो बाबा ने कहा कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हारे बेटा को। तो उस टाइम रात भर वो चलता रहा फायरिंग। अगले दिन वो कंबल उन्होंने कहा विसर्जित कर देना, उससे बहुत सारी बुलेट्स निकली। तो बाबा इस तरीके से जहाँ पर संकट आने वाला होता था, अपने भक्तों के पास उस संकट से पहले आज भी पहुँचते हैं। ये मेरी मान्यता है। आपका संकट बाद में आएगा, पहले बाबा आ चुके होंगे, तो वो संकट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चलिए, अब आखिर में ये भी बता दीजिए, कोई कैची धाम पहुंचता है तो कनेक्ट कैसे करें? वहां पर जाके हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, या फिर कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आप वहाँ पर पहुँचिए। अब हालांकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होने लगी है। बहुत भीड़ होने लगी है। मैं तो जिस समय जाता था, पूरे मंदिर में हम पुजारी और 2-3 लोग ही हुआ करते थे। तो वहाँ पर एटलीस्ट कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ करें। और देखिए, वहाँ से थोड़ी ही दूर मैं आपको जगह बताता हूँ, जो नीम करौली बाबा जी के भी गुरु जी थे, सोमवारी बाबा, काकड़ी घाट पड़ता है। वहाँ पर भी बाबा ने उस मंदिर की भी स्थापना की थी, और वहाँ पर अभी उतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि उतना भी वो फेमस नहीं हुआ है। तो आप सबसे पहले कैची धाम जाएं, दर्शन लें, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें दूर से, फिर वहाँ से काकड़ी घाट जाएं। काकड़ी घाट में थोड़ी देर मेडिटेशन करें और सुंदरकांड का बैठ के पाठ करें। और जो नीचे उतरेंगे जब आप, तो वहाँ पर सोमवारी बाबा की आपको वो कुटिया भी मिलेगी, नीम करौली बाबा के भी दर्शन होंगे। तो आप इस यात्रा का पूर्ण पुण्य वहाँ पर जाकर काकड़ी घाट वो पास में ही है, आधा घंटे की दूरी पे। तो मतलब आधा घंटा लगेगा आपको, लेकिन वो और भी सुंदर जगह है। सुंदर ये भी थी, लेकिन भीड़ की वजह से अब थोड़ी सी अस्त व्यस्तता हो जाती है वहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर तो हम जब जाते थे तो जो कक्ष है बाबा जी का जिसमें वो रहते थे, हम वहाँ बैठ के कमरे में सुंदरकांड किया करते थे। पूरा मंदिर खुला होता था, कोई रस्सी नहीं, कोई इसमें रोक टोक नहीं होती थी। अब थोड़ी सी भीड़ को एडजस्ट करने के लिए थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, जब भीड़ बढ़ती है तो कमर्शियल भी वहाँ हम देखने को मिलता है, और बहुत सारी व्यवस्था होती है। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर नीम करौली बाबा के बारे में जो आपने बताया है, लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी वहाँ जाने में। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, वो आपने जो बताया बहुत महत्वपूर्ण है। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया, और बहुत बहुत आपके दर्शकों का शुक्रिया। और देखिए, फिर से मैं, जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट समझता हूँ उन पर नीम करौली बाबा की कृपा आ रही है, और ज़रूर आएगी। आज से ही अपने जीवन में उनके नाम का जयकारा लगाइए। और इस पॉडकास्ट की अंत करते हैं नीम करौली बाबा की जय जयकार के साथ। जय।